अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज इस व्लॉग में मैं अपनी जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया ये आपसे शेयर करूंगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम देखने वालों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर आकर किसी भी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ बने रहें। शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। अपने कॉलेज के दूसरे साल यानी इंटर के पार्ट 2 में मेरे जहन में एक बात आई कि यार क्यों ना आगे की स्टडी बाहर से की जाए। शुरू से मेरे जहन में एक बात थी कि यार मैंने बाहर जाके पढ़ना है, लेकिन कभी उसको मैंने एक्सप्रेस नहीं किया कि मतलब यार मैंने कभी घरों को कहा, जिक्र नहीं किया कि यार ऐसा करना है। बट एक ख्वाहिश थी, एक बात थी, वक्तन बात हो जाती थी कि यार करेंगे बाहर का जब टाइम आएगा। सो इवेंचुअली इस सिलसिले में मेरा एक दोस्त है अफनान, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था काफ़ी अच्छा। उससे काफ़ी अर्से से बात नहीं हुई। आफ्टर 2 ईयर उससे दोबारा कोई कॉन्टेक्ट हुआ मैं, तो बातचीत हुई तो उसका पता चला कि वो उसका प्लान है जर्मनी का। तो फिर मैंने सोचा कि यार वाई नॉट जर्मनी। स्टडी अब्रॉड का प्लान तो शुरू से ही था, जर्मनी के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। घर वालों से जिक्र किया, ठीक है, घर वालों से जिक्र किया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, प्रोसेस का पता करो, क्या खर्चा है, क्या सारा कुछ है, वो विल डू इट। तो फिर अफनान के साथ हमने 3-4 कंसल्टेंट देखे, उसने कोई ऑनलाइन भी देखे हुए थे, उनसे बातचीत की। सारा एक जर्मनी का प्रोसेस हमें पता चला कि यार वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, तो बस ये सारा सिस्टम है। वेल एंड गुड, तकरीबन कह रहा था 15 से 16 लाख का खर्चा आएगा, तो इस तरह सारा प्रोसेस चलेगा। खैर इस बात का तस्करा फिर घर वालों ने अपने जानने वालों से कुछ किया करीबी, तो उनमें से फिर एक हमारे हैं जानने वाले, उन्होंने एक कंसल्टेंट का बताया कि ये करते हैं अमेज़न को, आप उनके साथ जाके उनसे मिल के आओ, वो आपको गाइड करेंगे। खैर उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वाई मैं आपको बताऊँगा। खैर उनके पास जब हम गए तो उन्होंने सारी मेरी कहानी सुनी कि भाई इस जर्मनी का प्लान है और मुझे उम्मीद है कि मेरे 80+ % इंटर में आ जाएगी एग्ज़ाम्स के बाद। ठीक है, एक पेपर मैंने दे दिए हुए थे उस टाइम। तो उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा कि यार अभी देखो, अभी ना जर्मनी का हम प्रोसेस करते हैं, बट जर्मनी का प्रोसेस बहुत स्लो है। अपॉइंटमेंट आने में साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं आती। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ फ्री कोई चीज़ होती है वहाँ पर उसको हासिल करने वालों की लाइन भी ज़्यादा होती है। फिर हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई और सजेशन। उन्होंने कहा जी यूके का वीज़ा 100%, मैं ये नहीं चाहता कि आप जनवरी में भी इधर बैठे रहो, आपको जनवरी में भेज देंगे। और ये सारी कहानी शुरू हुई है अगस्त 2022 में। तो ठीक है, उन्होंने सजेशन दी, हमने कहा हमारे एक करीबी जानने वाले ने भेजा है, तो आपकी सजेशन की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मकसद क्या है भाई, स्टडी अब्रॉड का, अगर वो पूरा हो रहा है और श्योरिटी है तो कर लेते हैं। खैर सबसे पहले जर्मनी का जहन बना, फिर किसकी तरफ आ गए, यूके की तरफ आए। अब पहला स्टेप तो क्या था, आइल्स करो या पीटी। उस दिन से मैंने एक माइंडसेट बना लिया था, अहमद मेहनत करोगे तो अल्लाह की ज़ात फल देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत करो और तुम्हें फल ना मिले और वो तुम्हारी मेहनत ज़ाया जाए। इस माइंडसेट के साथ मैंने आइल्स की तैयारी शुरू की। अब लोग कहते हैं पीटी आसान है, बट मुझे पता ही नहीं था पीटी क्या है। मैंने सिर्फ कहा नहीं, मैं आइल्स ही करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। ये कोई मगरूरी वाली बात नहीं, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट किया। और रिक्वायरमेंट कितने थे, सिर्फ 5.5, लेकिन मैंने खुद से अदम किया था। मैंने कहा यार मिनिमम की तरफ ही जाना, अपना बेस्ट देना। नो मैटर कि इस पर कोई स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगी कि अगर 6.5 आ गए तो मैं मल्टीपल, मतलब ये होगा कि मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन ज़्यादा होगी कि यार ये एक्सेप्ट कर रही है, मुझे ये एक्सेप्ट कर रही है, यहाँ से ऑफर आ गया, यहाँ से ऑफर आ गया। इस माइंडसेट के साथ मैंने कहा चलो मेहनत करेंगे। 1.5 मंथ लाइक 6 वीक्स मैंने आइल्स की तैयारी की। ठीक है, अब एक बात मैं क्या करता चलो, अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई इंग्लिश नॉवल नहीं पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और बस मूवीज़ देखता था इंग्लिश में, और स्पीकिंग मेरी को इतनी खास अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है मेरा एक्सेंट नहीं सही। तो उसके अलावा स्पीकिंग भी ऐसी है, और मेरी ग्रामर की मिस्टेक बोलते हुए बहुत होती है, ही को शी को ही, पास्ट को प्रेजेंट को पास करता हूँ। खैर ये चीज़ें सारी थी मेरे जहन में, उनको भी फोकस किया। खैर तैयारी की, आर्ट्स की तैयारी शुरू की। मेरी क्लास में बैचलर्स वाले थे, मास्टर्स वाले थे, इवन इंग्लिश का टीचर मेरे साथ थे। ठीक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में होते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ आइल्स किया। तो उसको सारा तैयार किया पूरी डेडिकेशन के साथ। 1.5 माह के बाद अपनी टेस्ट की डेट की, टेस्ट दे दिया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से मेरी कोई औकात नहीं, मेरे 7.5 ओवरऑल बैंड आए। ठीक है,
देख के खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि यार इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड। लेकिन एक चीज़ ने मुझे और हैरान कर दिया और वो थी रीडिंग। इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग कि रीडिंग में मेरे 9 आउट ऑफ 9 बैंड आए थे और मैं हैरान। और जिन्होंने रिजल्ट देखा मुझे पूछते थे कि भाई तू किस फिलोसफर का बच्चा है कि तेरे 9 आउट ऑफ 9 बैंड आ गए। और मैंने आपको बताया मैंने ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश का नॉवल नहीं पढ़ा। रीडिंग में 9, लिसनिंग में 8.5 और स्पीकिंग और राइटिंग में 6.5। ये रिजल्ट के साथ खुशी के साथ अप्लाई किया यूके के लिए और फिर ऑफर लेटर आए 2-3 यूनिवर्सिटी से। फिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ की और यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड। वहाँ प्रोसेस किया, ऑफर लेटर अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड थी वो उनको दी और मेरा ख्याल है उसका अनकंडीशनल लेटर आया। जब उसका अनकंडीशनल लेटर आया, आइल्स मेरा सितंबर में हो गया था, उसका अनकंडीशनल लेटर आया। फिर अब बात थी कि आगे स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट आपको पता है, वी हैव टू बाय इट। और उस टाइम मार्केट का जो रेट था उस हिसाब से देख के किया ये काम। तो खैर वो 2 मंथ की स्टेटमेंट नहीं होती यूके के लिए, जो जिनको आइडिया होगा यूके वालों को। तो जब वो स्टेटमेंट ली उस दौरान उम्मीद थी कि भाई प्रोसेस हो जाएगी, वीज़ा लग जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और 200% चांसेस है मेरे वीज़ा लगने के, 200%। ठीक है। अब हुआ यहाँ पर ये कि जो इंटरव्यू था, जो प्री कैश इंटरव्यू होता है कैश इशू होने से पहले, उसकी तैयारी करवानी। ठीक है। अब वो फ़र्ज़ था कंसल्टेंट्स का कि भाई मुझे एक प्रॉपर बंदा दें जो मुझे गाइड करें। बट जो मेरा केस वहाँ देख रही थी, जो वर्कर, जो एम्प्लॉयर थी, जो मुझे गाइड कर रही थी, उसने वो कंपनी छोड़नी थी। अब उसने ये ना अपने बॉस से शेयर की थी ना मेरे से शेयर की थी। उसने कहा जी मैं तुम्हें गाइड करूँगी। उसने मुझे पहले प्रॉपर जो मुझे इसने बताया, मैंने वो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में हुआ ये, सारा पॉइंट्स क्लियर हो गए। फाइनेंशियल पॉइंट जो था वो उनको समझ में नहीं आई, वो क्लियर नहीं कर पाया। उन्होंने दोबारा इंटरव्यू रख लिया। उन्होंने कहा एक और इंटरव्यू लेना है, बाकी सारा गुड है, फाइनेंस के ऊपर बताओ और अकोमोडेशन अपनी बुक करवाओ, बाकी ऑल गुड है। फिर अकोमोडेशन भी मैंने बुक करवा लिया एडवांस में, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 20,000-25,000 दे के, कितने पाउंड बने, लेकिन एडवांस बुकिंग करवा ली। और उसके बाद अब जब मैं दोबारा उसी एम्प्लॉयर के पास गया, उसने कहा कि नहीं अब नए सर आ रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और वो 3 दिन बाद अगला इंटरव्यू था। वो फिर नए सर का नंबर दिया कि ये केस देखेंगे, उनको गाइड क्या कहते हैं मुझे लिख के दो, मैं मतलब वो ऑल दैट स्टफ। खैर उसने कहा जी उसके पास जाओ, उसने कहा इसके पास जाओ, इनके बीचा बीची। फिर मैंने खुद ही कहा कि इन्होंने तो गाइड करना नहीं है। मैं उनके पास भी गया, उनके ऑफिस में जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन सुबह में जल्दी 6 घंटे ऑफिस में बैठा था, सारी नहीं है। खैर इस चक्कर में ना मुझे गाइडेंस मिली। जब दोबारा इंटरव्यू हुआ, रिजेक्टेड। अब सिर्फ 1 महीना पीछे रह गया था पूरे प्रोसेस को करने के लिए और अब इम्पॉसिबल था कि मैं दोबारा जो है ऑफ़र मंगवाऊँ और दोबारा अप्लाई करूँ। वी हैव टू एक्सटेंड द स्टेटमेंट और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं था। खैर इस चीज़ से इतना दिल उदास हुआ और खैर ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट हमारी तकरीबन समझो वेस्ट हो गई। ठीक है। इसके अलावा प्री कैश की थोड़ी जो इंटरव्यू था इसको बुक करवाने के लिए थोड़ी पाउंड, मेरे ख्याल से कोई 1500 पाउंड जो थे वो जमा करवाए थे एडवांस में। उसमें से भी सिर्फ 1200 पाउंड, पता नहीं 1200 पाउंड वापस आए। वो नुकसान एक हुआ। फिर ये स्टेटमेंट का नुकसान। अब इवेंचुअली एक इंसान अपना बजट लेके चलता है, लेकिन जब ये हुआ तो हम पहले ही अपना हमारा बजट थोड़ा शॉर्ट था, उसमें और कट शॉर्ट हो गए कि भाई ये नुकसान हो गया, नुकसान में चले गए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। इतने डिप्रेशन में चला गया मैं कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पूरा हफ्ता नींद नहीं आई। मेरे अलावा मेरी वालदा ने सबसे ज़्यादा टेंशन ली और इतना वो बुरा टाइम मतलब आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लाइक देयर इज़ नो होप, कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब अब कुछ हो सकता है, सब ख़त्म। ना मैं यूके के लिए कर सकता हूँ, अब वो वेस्ट हो गए, दोबारा क्यों रिस्क लूँ, क्या करूँ। इतने ज़्यादा थॉट्स थे जहन में, इतनी परेशानी का आलम था। लेकिन उस टाइम भी एक बात आई जहन में कि यार मेहनत मैंने बहुत की है, ऐसे नहीं रहेगा जाएगी। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, अल्लाह ताला मेरे का फल ज़रूर देंगे। कुछ ना कुछ अल्लाह ने अल्टरनेटिव सोचा हुआ, वैसे बेहतर सोचा हुआ है। इस माइंडसेट के साथ जब मैं चला तो फिर कनाडा की तरफ भी प्लान बना। एक बंदा ने कहा कनाडा में कर देंगे, बट बहुत आउट ऑफ बजट थी और इंसान को उतनी जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। ठीक है। फिर जो हमारे अब जो कंसल्टेंट थे वो हमारे मोहल्लेदार भी हैं, तो आगे से भी कमीशन निकल है, उनसे बातचीत की, उनका कोई मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं। अल्लाह का नाम लिया, बजट आपने कहा अब तो शॉर्ट है, बट स्टिल अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी दिल में, अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी, दिल में सुकून डाल दिया। अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान परेशान होता है ना, उसको जब रास्ते नजर नहीं आ रहे होते, तो अल्लाह ताला उम्मीद, हालांकि अभी भी, और ऑस्ट्रेलिया का काम ज़्यादा रिस्की है। यूके में तो अभी भी वीज़े आपको कंसल्टेंट कहेंगे वीज़े की शॉर्टी हम देते हैं यार, वीज़े मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं कहता, ऑस्ट्रेलिया रिस्की काम है, उसमें कुछ नहीं पता आज क्या है कल क्या है, कुछ भी नहीं कह सकते। बट अल्लाह के नाम पे अल्लाह ने हिम्मत दी,
फिर किया अप्लाई। अब देखें इम्तिहान, इंसान के इम्तिहान कैसे होते हैं। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मेरा केस फाइल किया, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर लेटर ही नहीं आया भाई। 7.5 बैंड के साथ 81% इंटर में मार्क्स, प्रोफाइल अच्छी, 1 माह बाद जाके ऑफर लेटर आने शुरू हुए। आफ्टर 1 मंथ पहला इम्तिहान देने, लेकिन फिर भी सब्र का दामन नहीं जाने दिया। नहीं यार अभी आएगा, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, कोई नहीं यार, एप्लीकेशन ज़्यादा है। ऑफर लेटर आया और फिर डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी की, अटैच की। COE जो थी उसको भी क्लियर होने में 3 हफ्ते लग गए, ठीक है, 3 हफ्ते उसको लग गए। फिर फीस जमा कराने की बारी आई। अब जब फीस जमा कराने की बारी आई तो वेस्टर्न यूनियन वाले थे, उनसे हमने बात की, कहते हम कर देंगे आपकी फ़ीस जमा। तो उनको जी हम फ़ीस दे के आए। जब उनको फ़ीस दे के आए, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उनकी कॉल आ गई, जी ये जो जिस बैंक में आगे हमने आपने जिसमें भेजनी है ना, ये जो ऑस्ट्रेलियन बैंक है, इस बैंक के साथ हमारी कंपनी कोई काम नहीं करती, सो हम नहीं कर सकते, आपको जो है फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। फिर एक और परेशानी खड़ी हो गई। अब हमें कहा कि यार अर्जेंट रिफ़ंड करो ताकि हम अपनी फ़ीस जमा करवाएं। कहते जी कर देते हैं, आपको चेक मिल जाएगा। लो जी, वो चेक आने में फिर हफ्ता लग गया। फ़ीस जमा कराने में भी एक और हार्डशिप आ गई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। 1 हफ्ते बाद फ़ीस जमा करवाई। खैर जब उसको करवाया तो COE आ गया, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। सॉरी, पहले हमने GT क्लियर करवाया था अपना, बातों में निकल गया GT जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस क्लियर करवा के जब अनकंडीशनल लेटर आया फीस जमा कराने के बारे में, ये सारा मामला हुआ। खैर जब फीस जमा हो गई, COE आ गया, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, कि मेरा एडमिशन हो गया, दिल को सुकून हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? ऑब्वियसली वीज़ा फाइल करना। वीज़ा फाइल किया, तो वीज़ा फाइल जब किया, वेटिंग पे लग गए। ईद गुजरने के मेरे ख्याल से 2 दिन बाद बायोमेट्रिक करवाई थी, तो छोटी ईद, उसके बाद से वेटिंग पे लगा था भाई वीज़ा कब आता है। विद इन वीक आ जाता रिस्पॉन्स, लेकिन विद इन वीक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 हफ्ते हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या है। बट मेरे दिल में फिर थी, मैंने कहा यार, मेरे दिल से ये दुआ थी, मैंने कहा अल्लाह ताला 6 हफ्ते का 6 वीक का टाइम होता है, 3-4 हफ्ते और ले लें, लेकिन रिफ्यूज़ल ना आए। टाइम लगता है, लगने दो, रिफ्यूज़ल ना आए। खैर 18 दिन बाद जाकर अल्लाह के फजल से वीज़ा लग के आ गया आपके भाई का। और खुशी इस तरह थी कि भाई जब पता चला मुझे, भाई सिर्फ इतनी खुशी थी कि मतलब मैं यकीन करो फूट के रो पड़ा था। ये सारा स्टेप होता है, लेकिन एक बात इस चीज़ से आपने सीखनी है कि यार कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी, ये चीज़ याद रखना। जितना मर्जी हार्डशिप आप पे आ जाए, जो बुरा टाइम आ जाए, अभी यहाँ आकर भी, यहाँ अल्लाह ताला ले आए, यहाँ भी बहुत, उससे ज़्यादा वो तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रगल करनी, लेकिन फिर वही इंटेंशन कि नहीं यार मेहनत करूँगा तो फल मिलेगा, मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अल्लाह ताला उतना ही आजमाते हैं बंदे को जितना उसकी बर्दाश्त होती है। और अगर आपको ये लगता है ना कि यार मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो आप अल्लाह से ज़्यादा नहीं जानते। अल्लाह को पता है कि आप किस मोमेंट में आपकी बस होनी है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। बाकी आपके नसीब में जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कहते हो यार मुझे नहीं मिल रहा, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, देखो कहीं कमी तो नहीं रह गई, आपकी मेहनत में कहीं कमी तो नहीं रह गई। और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। हमेशा अल्लाह ताला जो है, इंसान की जहाँ सोच ख़त्म होती है, अल्लाह ताला की सोच वहाँ से मतलब शुरू होके इटर्निटी तक जाती है। हमारे लिए अल्लाह की ज़ात ने बेहतर से बेहतर लिखा हुआ है, हम लोग ना शुक्र हैं, ठीक है। हमेशा अल्लाह की ज़ात पे शुक्र अदा करना सीखें। और इस सारी कहानी का छोटा खुलासा ये है, वर्क हार्ड, कीप फेथ इन अल्लाह एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। इस सारी जर्नी का आपको बताने का मकसद यही था कि लड़के इनबॉक्स में मुझे पूछ रहे हैं यार यहाँ आके फीसें निकल जाएंगी, यहाँ आके वो सब कुछ हो जाएगा। सब हो जाएगा अगर आप करोगे, सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ मुश्किल नहीं है। अब कहोगे यार मुझे 2.5 माह हुए हैं, इतना मोटिवेशन, यही तो वजह है कि मेरा फेथ है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से इधर हूँ, अल्लाह खैर करे, आप लोग साथ रहोगे, देखोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने करम नवाजी की, आप लोगों के प्यार के साथ आप लोग देखोगे सारा कुछ किस तरह आपके सारी जर्नी आगे की भी अब आपके साथ ही रहेगी, आपके सामने रहेगी, सब कुछ हो जाता है। जस्ट स्टे
पॉजिटिव। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा, आप लोग कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।